जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, मेरे बोलने से पहले आपको नाज़िया जी की मुस्कुराहट से पता ही चल गया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। हम वेस्ट बंगाल में चुनावी घमासान जो हो रहा है, ममता दीदी जो है एक के बाद एक जो चुनावी गोले हैं वो छोड़े जा रही हैं। और अब ममता दीदी कहती हैं कि जो बंगाल के आम सिटीजन हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, उनको उनका हैरेसमेंट हो रहा है। उनके साथ जो एसआईआर है उसके नाम पर काफी कुछ हो रहा है। एसआईआर के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और भी उन्होंने घुसपैठ को लेकर कई सारे बड़ी बयान दिए हैं। उस पर हम आज की चर्चा करेंगे कि बंगाल में जो चुनावी खेल है वो कितना गहराता जा रहा है। उस पर आगे चर्चा के लिए नाज़िया जी हैं। नाज़िया, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं और अंबर एक बार फिर सबके सामने है। थैंक यू सो मच अंबर। बहुत धन्यवाद। और नाज़िया, ममता दीदी काफी कुछ बोल रही हैं, फिर से वही अपने विक्टिमहुड पर आ चुकी हैं। जिस तरह से एसआईआर को लेकर वो बातें कर रहे हैं, घुसपैठ को लेकर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या जो बीजेपी जिस मुहाने पे चुनाव पे उतरी है, क्या ममता दीदी का ये वाला एंगल उसको काउंटर कर पाएगा? कैसे आप देख रही हैं? देखिए अंबर, ममता बनर्जी कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हैं। वो ऐलानिया कहती हैं खेला होवे, खेला होगा। और जिस हिसाब से वो पूरे पावर के साथ कहती हैं खेला होवे, वो खेला होता भी है। लेकिन विडंबना ये है कि जितने ज्यादा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई हो नहीं पाती है ढंग से। अब इसमें कमजोरी किसकी है या इग्नोरेंस किस वजह से है, इस डीप डाउन में मुझे नहीं लगता है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना पार्लियामेंट में बैठी हुई हूँ और ना ही मैं किसी असेंबली में बैठी हुई हूँ। अगर मैं बैठी हुई होती तो मैं इसको डिकोड जरूर करती और डिकोड करके ही सांस लेती। अब जैसे रामनवमी की यात्रा चल रही थी, 2023 की बात मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में रामनवमी की यात्रा थी और उन्होंने अपने सरकारी मंच से कहा था कि कोई भी मुसलमान गली से रामनवमी की यात्रा मत निकालना, नहीं तो पत्थर बरसेंगे। तो फिर कहना मत कि सरकार की चूक थी। और पत्थर बरसे, पत्थर बरसे। हालांकि कोर्ट का के ऑर्डर के साथ रामनवमी की यात्रा का जो निर्णय किया गया था, जो लेन और जो रोड और जो एरिया बिल्कुल फिक्स किया गया था, उसी एरिया से, उसी जगह से गुजर रही थी। क्या हुआ इस पर कानूनी कार्रवाई? 2 दिन डिबेट हुआ और उसके बाद फिर वो शांत हो गया। शारदा नारदा रोजवेली चिटफंड, क्या हुआ उसका? 1 महीना हाँ 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 हाँ, डिबेट 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 डिबेट, उसके बाद फिर शांत। कंटिन्यूअसली पार्क स्ट्रीट रेप केस से लेकर के, कामदुनी से लेकर के, उसके बाद फिर आरजीकर हॉस्पिटल की बिटिया से लेकर के, एक लॉ स्टूडेंट की बच्ची से लेकर के, कंटिन्यूअसली रेप के जो सिचुएशन है वो हम देखते रहते हैं। लेकिन क्या होता है? क्या कोई रिपार्केशन आता है? कोई जजमेंट आता है जिसमें ममता बनर्जी की कही हुई डिफेमेटरी लैंग्वेजेस को, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को, जिसमें वो विक्टिम को और रेप के डिजीज को वो मलाइन करती हुई नजर आती हैं, वो उनके अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट देती हुई नजर आती हैं? क्या उस पर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। तो ढीला कौन है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन उनको समझना पड़ेगा जो नाज़िया, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, यहीं से मैं आपसे एक और सवाल जोड़ देती हूँ कि आखिर ये जो आपने इतने सारे इंसिडेंट्स गिनाए जहाँ पर ममता बनर्जी को हर बार इम्यूनिटी मिल जाती है, आखिर ममता बनर्जी क्यों इम्यून है? और वो खेला होबे भी बोलती हैं और फिर लोगों को डराने का काम भी करती हैं, विक्टिम भी बन जाती हैं बहुत सारा कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो उनको इतनी छूट क्यों मिल जाती है? और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि बहुत बार ऐसे चांसेस आए जब केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति कानून लागू कर सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? मैं इसको बहुत विस्तार में बताऊंगी और बहुत सारे आज बंगाल के पोल खोलने वाली हूँ मैं आपके सामने, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के मैं बैठी हूँ आपके सामने। सबको ऐसा लगा था कि जब रोजवेली और शारदा नारदा जैसे चिटफंड के बारे में पता चला था, सबको लगा था कि ममता की सरकार गिर जाएगी। फिर आरजीकर की घटना आई तो सबको लगा कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। फिर गवर्नर के ऊपर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर जब मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे तो सबको लगा कि अब तो जवाब भरपेट मिलेगा ममता बनर्जी को।
तो ऐसी ऐसी हजारों लाखों घटनाएं होती चली गई और जनता इस सोच में रही कि अब तो जवाब सही से मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं फिर करेक्शन करूंगी अंबर कि ममता ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला है। ममता ने एनआरसी सीए का जब विरोध किया तो काका छीछी करके उसने खुले आम खुले बाजार उसने देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, ईडी को, सीबीआई को, एनआईए को, एनएसजी को उसने गालियां परोसी, उसने डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी छाती पर चढ़ करके वो देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, ईडी को, सीबीआई को, एनएसजी को, एनआईए को गाली देती है और ईडी ऑफिसर, एनआईए ऑफिसर, एनएसजी ऑफिसर के ऊपर वो केस करती है। सीबीआई ऑफिसर को लॉकअप शेक्सपियर सरानी के पुलिस स्टेशन में लॉकअप करवाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और फिर वो गरजती भी नजर आती है। बीच में यूसीसी की बहुत बात चली थी 2024 में, मैं और आप भी बहुत डिबेट पे बैठे थे और ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के मंच पर चढ़ करके उन्होंने कहा कि यूसीसी हम होने नहीं देंगे, मुसलमान भाइयों के साथ हम अत्याचार होने नहीं देंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। उन्हीं की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद शाइनी घोष ने शिव भगवान के माथे पर कॉन्डम लगाया और उसने एक बहुत ही डेफेमेटरी स्टेटमेंट कंटेंट वहां पर लिखा। क्या हुआ? कुछ हुआ। महुआ मोइत्रो जो हमें काफी ज्यादा लचकती हुई और फ्लेक्सिबल नजर आती हैं, उन्होंने पासपोर्ट पार्लियामेंट का बिक्री कर दिया लुई विटॉन के बैग के लिए। उन्होंने कई ऐसी जानकारी जो कभी देना नहीं चाहिए था, बाहर निकालना नहीं चाहिए था, वो उन्होंने बेच दिया अपने एक्सपेंसिव स्टेलिटोज और एक्सपेंसिव परफ्यूम के लिए। क्या हुआ? क्या वो जेल गई? नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। एक बेचारा बंदा कोई मेट्रो में या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पिक पॉकेट करता है तो वो 3 महीने जेल में रहता है। लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच हमारे कानून में है, जो वीआईपी होते हैं वो जेल नहीं जाते। अब अभी देखिए, मैं आज कल रात की बात आपको बता रही हूँ, कल शाम की बात, 4 बजे, 4 या 4:55 की मैं बात बता रही हूँ, कल शाम की। सिटिंग एमएलए अरुणव सेन ने कहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनको जिंदा हम दफनाएंगे और जिंदा जलाएंगे। कल 4:35 या 40 की बात है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वही टीएमसी सिटिंग एमएलए है अरुणव सेन। क्या होगा? क्या वो जेल जाने वाले हैं? क्या वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और थ्रेट के इल्जाम में क्या वो पुलिस को बैठ करके वो नोटिस को अप्लाई करने वाले हैं? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ईडी ने, अब यहां पर सबसे अच्छी ना खबर क्या आई है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ईडी ने ममता बनर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और एफआईआर के लिए उन्होंने आग्रह लेने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो। अब चलो मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के लिए बोल भी दिया कि चलो एफआईआर हो जाए। राहुल गांधी ने तो कई बार डिफेम किया है बहुत लोगों को, उसके बाद फिर क्या वो कभी जेल गए? कभी उन्होंने नोटिस को अप्लाई किया? इससे पहले हम मायावती के दौर में चले जाते हैं, हम उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव के दौर में चले जाते हैं, हम उससे पहले मनमोहन सिंह के दौर में चले जाते हैं, हम हमीद अंसारी साहब जो इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने हमारे रॉ एजेंट्स और हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे उनका जो पूरा डिटेल था वो पाकिस्तान को दे दिया था कि लो जाओ, अल्लाह हाफिज बोल करके आओ, उसको मर्डर करके आओ, पाकिस्तानियों को दिया था। तो क्या ये लोग कभी भी जेल गए? तो वीआईपी का सेलेक्टिव आउटरीच जो है और सेलेक्टिव जजमेंट जो है वो चलता आ रहा है। अब मजे की बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करने जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चोगा पहन करके तृणमूल कांग्रेस के लिए काम हो रहा है। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं और मैं चाहूंगी कि प्रत्येक व्यूअर्स, हर एक व्यूअर्स उसको गूगल पे सर्च करे। एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, बीजेएमसी, भारतीय जनता मजदूर सेल, जिसको चलाने वाला कौन है? अर्नब चैटर्जी बोल करके एक बंदा। जब आप गूगल में उसको सर्च करते हैं तो उसका हेड ऑफिस मिलता है गुजरात का एक गांव। जब उस ऑफिस में 2 दिन पहले मैंने विजिट किया है तो वो किसी का घर है,
वो किसी का घर है, वो कोई हेड ऑफिस नहीं है, वो किसी का घर है और घर के बाहर वाले कमरे में एक टेबल और चेयर लगा हुआ है और बीजेएमसी का बोर्ड लगा हुआ है। अब आते हैं कि बीजेएमसी के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा उठ चुका है, करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा उठ चुका है। और जो अर्नब चैटर्जी हैं वो गाड़ी, लग्जरी गाड़ी और फ्लाइट में बिजनेस क्लास के अलावा कहीं ट्रैवल ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा कि उन्होंने जो अपना विकिपीडिया का प्रोफाइल बनाया है और उन्होंने जो अपना वेबसाइट बनाया है उसमें उन्होंने जेपी नड्डा जी की तस्वीर दी है, अमित शाह जी की तस्वीर दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर दी है, अनुराग ठाकुर जी की तस्वीर दी है, चिराग पासवान जी की तस्वीर दी है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब इसको मैं डिकोड करती हूं कि भारतीय जनता मजदूर सेल, जब मैं आरएसएस के बड़े पद अधिकारी से मिल रही थी जो मोहन भागवत जी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैंने उनको वो पूरा का पूरा वेबसाइट दिखाया और अर्नब चैटर्जी का पूरा फेसबुक अकाउंट दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता मजदूर सेल बोल करके आरएसएस इसको ना अफिलिएट करता है और ना ही इसको ऑथोराइज देता है कि कोई काम हो सके। आरएसएस की एक शाखा में मजदूर सेल है लेकिन वो बीजेएमसी नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मजदूर मोर्चा या मजदूर सेल है ही नहीं। तो बीजेएमसी जब आरएसएस से अफिलिएट और ऑर्गेनाइज और रिकॉग्नाइज्ड हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मजदूर सेल, मजदूर मोर्चा है नहीं, तो ये बीजेएमसी काम किसके लिए कर रहा है? और भारतीय जनता मजदूर सेल नाम रख करके और भगवा लोगो बना करके काम तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा है और भारतीय जनता को, पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अब आती है तीसरी बात। एक मैंने पूरा बहुत बड़ा पोल खोला है आपके सामने और मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता मजदूर सेल को, अर्नब चैटर्जी के इस ऑर्गेनाइजेशन को हर एक व्यक्ति जाकर के उसके वेबसाइट को सर्च करे और उसको फेसबुक पर सर्च करे। अब आती है दूसरी बात। मेरे हाथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेबर का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको दिख रहा है स्टार्ट? इसको मैंने ऑलरेडी जमा भी किया हुआ है, राज्य सरकार पश्चिम बंगाल को भी जमा किया है और होम मिनिस्टर को भी मैंने जमा किया हुआ है, ठीक है। अब आती है बात कि इसमें है हमारे पास जो रिकॉर्ड में आ रहा है वो आ रहा है 113 जूट मिल, ठीक है। 113 जूट मिल में जब मैंने इसको पूरा का पूरा डिकोड करने की कोशिश की और पूरा का पूरा सर्वे और स्क्रूटनी करने की कोशिश की, तो इसमें से 113 जूट मिल में से सिर्फ और सिर्फ 47 जूट मिल चल रहा है, बाकी सारे के सारे जूट मिल बंद हो चुके हैं। लेकिन घुसपैठिया जो बांग्लादेशी हैं उनको 180 रुपया डेली वेजेस मिल रहा है जो बंद जूट मिल है। और बंद जूट मिल को अफिलिएट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर मिनिस्टर होता है, उससे अफिलिएट करवाने के लिए प्रॉपर तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार के पास से पेपर जा चुका है और उस पेपर पर सिर्फ मोहर लगना बाकी है। अब जैसे ही ये 113 जूट मिल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके डेली वेजेस के बिल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर मिनिस्ट्री का स्टैंप लग जाता है, वो घुसपैठिया भारत के नागरिक हो जाते हैं। अब आप बताइए कि क्या वाकई में सरकार जनता के लिए काम कर रही है या वाकई में सरकार नेता के लिए काम कर रही है या वाकई में सरकार सत्ता के लिए काम कर रही है? ये मैं पश्चिम बंगाल के लिए पूछ रही हूँ। तो अभी मैं 4 दिन बहुत व्यस्त थी, हालांकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बहुत फीवर में थी और मैं इतनी व्यस्त थी कि ना मैंने कोई डिबेट किया है, ना मैं चैम्बर में बैठी हूँ और ना ही मैं किसी से मुलाकात की हूँ, क्योंकि ये 4 दिन गुजरात, बंगाल और हरियाणा में कर रही थी, क्योंकि मुझे ये डिकोड करना था। और उस डिकोड के वक्त में अंबर
मेरे पास इतने बड़े बड़े प्रूफ आए हैं, इतने बड़े बड़े प्रूफ आए हैं, जिसको लेकर के मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। और वो प्रूफ जब मैं खोलूंगी तो यकीन माने कि पश्चिम बंगाल की सरकार का डायरेक्ट कनेक्शन कई बलात्कारियों से निकलेगा, कई घुसपैठियों से निकलेगा। उनके मंत्रालय में बने हुए मंत्री भी पेशावर के निकल रहे हैं और बांग्लादेश के निकल रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये आप नाज़िया बता रही हैं कि ये सब वेस्ट बंगाल में हो रहा है और सरकार को खबर नहीं है इसकी। अब आती है दूसरी बात कि वेस्ट बंगाल सरकार में एक मंत्री है मुस्लिम, उसका भी टाइटल खान है। उसने वेलेस्ली में, हालांकि उसका बहुत बड़ा बंगला है, वो कस्बा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, उसका बेटा भी काउंसलर है, खुद एमएलए है और मंत्री है। वेलेस्ली में उसकी एक प्रॉपर्टी है, पर एक्चुअली में वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो दिलीप कुमार यूसुफ खान की प्रॉपर्टी है। और इस पूरी दुनिया को पता है कि दिलीप कुमार पेशावर के थे, पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के लिए और बॉलीवुड में चलने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार किया था, नहीं तो बॉलीवुड में वो चल नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी एक्टर और एक्ट्रेस ने अपने नाम को चेंज किया था। अब दिलीप कुमार यूसुफ खान की प्रॉपर्टी का ओनर और केयर टेकर तृणमूल कांग्रेस का मंत्री कैसे हो गया? कोई तो कनेक्शन होगा। अब जब उस मंत्री का मैंने पूरा इंफॉर्मेशन निकाला एम्बेसी से, तो मुझे पता चला कि वो खुद भी पेशावरी है। वो अपने ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का नाम कभी नहीं बताएगा, वो अपने ग्रैंडफादर का नाम कभी नहीं बताएगा, वो अपने फादर का नाम सिर्फ बताएगा, लेकिन वो ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर का नाम नहीं बताएगा और ग्रैंडफादर का नाम नहीं बताएगा। अब क्या, चलो मान लेते हैं कि बाप के जमाने से वो भारत में रह रहा है और पश्चिम बंगाल में रह रहा है, और अभी एसआईआर में भी हमें सिर्फ अपने माता पिता के वोटर आईडी कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना है, उसके नंबर को लिंक करना है, तो हम अप्रूव्ड है। अब जानना ये है कि क्या वो मुसलमान खान जो मंत्री है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, क्या उसके कनेक्शंस अभी भी पेशावर से हैं? क्या उसके रिलेटिव्स अभी भी पेशावर में रहते हैं? क्या उसकी आवाजाही अभी भी पेशावर से है? क्या उसके पैसे के लेन देन अभी भी पेशावर में है? तो हाँ है, हाँ है। और अगर ईडी आज रात को जाकर के कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक के यहाँ रेड कर देता है और उसका फोन इमीडिएट सीज कर लेता है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं अंबर कि आप मुझे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। तो 4 दिन जो मैंने मेहनत की है, मैं ढंग से सोई नहीं हूं, मैं खाई नहीं हूं, और इतने अप्रोप्रिएट जो मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, वो डॉक्यूमेंट जब मेरे हाथ में आया तो मुझे पता चला कि अच्छा, लोग मुझे पांच शादियां क्यों जोड़ रहे थे, लोग मुझे आवारा और बच्चलन क्यों बना रहे थे। एक्चुअली में मुझे डिमोरलाइज करके, मुझे इंसल्ट करके लोग मुझे घर में बिठाना चाह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले ये बात छोड़ेगी, और वो मैंने आज आपके प्लेटफॉर्म पर किया है। और मैं चाहूंगी कि हम हर रोज कंटिन्यू एक एक करके मामले को डिकोड करें। जी, तो नाज़िया अब यहाँ पर सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में इतना कुछ चल रहा है, आप बीजेपी से एसोसिएटेड हैं, आपकी पार्टी किस तरह से इन सारे मुद्दों को लेकर काम कर रही है? चुनावी जो अभी इस बार की रणनीति है, किस तरह की रणनीति है? कैसे चुनाव जीतने की तैयारी है? क्या ये सारे मुद्दे चुनाव में उठाए जाएँगे जिन पर आप काम कर रही हैं? डेफिनेटली, जिस हिसाब से, क्योंकि मैं तो कोई भी मामला विदाउट लीगल मैं करती ही नहीं हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैं अपने आप को एक वकील कहलाना ज्यादा सही समझती हूँ, ना कि एक भाजपा नेत्री कहलाना सही समझती हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं वकील हूँ, मेरे लिए ये गौरव की बात नहीं है कि मैं भाजपा नेत्री हूँ। अब आती है दूसरी बात कि जब मैं गुजरात उस गांव में पहुंची हूँ बीजेएमसी के हेड ऑफिस में, सो कॉल्ड हेड ऑफिस में, तो मैंने ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया कर दी है, ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया कर दी है। और उसी बीजेएमसी का जो चेयरपर्सन है अर्नब चैटर्जी, वो 2024 में राष्ट्र अध्यक्ष अपने आप को घोषित किया है। कहां पर? वेबसाइट पे, 2024 में।
लेकिन मुझे सस्पेंड करने का चिट्ठी अर्नब चैटर्जी ने 2021 में इशू किया था। तो जो राष्ट्र अध्यक्ष बीजेएमसी का बना है 24 में, वो 2021 में मुझे सस्पेंड कैसे कर सकता है? और बीजेएमसी, भारतीय जनता मजदूर सेल, मुझे भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से और सुशांतो मजूमदार से पूछ करके कैसे सस्पेंड कर सकता है? क्योंकि सुशांतो मजूमदार तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, हैं अभी भी, एमओएस है वो। शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी और बीजेएमसी का? तो इसको भी मैंने डिकोड किया है और सारी कानूनी प्रक्रिया मैंने कंप्लीट की है। और आने वाले 15-20 दिन में अर्नब चैटर्जी के हाथ में हथकड़ी ना लगी तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिए सबको ही मिल करके, क्योंकि गलत जगह उंगली कर दिया ना, और गलत जगह उंगली करना नहीं चाहिए था। अब आती है दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को भी इतना सतर्क होना चाहिए कि आपकी तस्वीर को कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बहुत बड़ी पार्टी है, आप कोई नन्ही मुन्नी एमआईएम नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो आया गया हो जाएगा। आप कोई नन्ही मुन्नी पार्टी नहीं है, आप बहुत बड़ी पार्टी हैं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ी पार्टी है। आपके फोटो को लगा करके और भगवा होर्डिंग बना करके और भगवा लोगो लगा करके भारतीय जनता का नाम दे करके एक मजदूर सेल चल रहा है और उसको पश्चिम बंगाल की सरकार उसका पालन पोषण और रोटी बोटी कर रही है और वो आपके नाम को चंदा उठा करके बदनाम कर रहा है और आपको पता नहीं चला। आपको नाजिया इलाही खान की जरूरत पड़ी इसको डिकोड करने के लिए? नाजिया इलाही खान का आरएसएस कार्यालय में फोन जाएगा, ये तो पहले आपको पता करना चाहिए था। नाजिया इलाही खान का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फोन जाएगा, ये आपको पता करना चाहिए था। मैं क्या हूं भाई, मेरी क्या औकात है? भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ भी औकात नहीं है। आरएसएस के सामने मेरी क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। मैं तो बिल्कुल नील हूं ये दो ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो आकर मुझे क्यों डिकोड करना पड़ा? ये तो आपको डिकोड करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो इग्नोरेंस है यही ममता बनर्जी को बार बार जिता रहा है। और उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, उनकी पार्टी के मेंबरों के अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, उनकी पार्टी के विधायक और सांसद के अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, उनकी पार्टी के मिनिस्टर्स जो चिटफंड का कारोबार करते हैं, जो तोलाबाजी का कारोबार करते हैं, जो बलात्कारियों की शादी में जाते हैं, जो बलात्कारियों को समर्थन करते हैं, जो रेप विक्टिम और डिजीज को अपमान करते हैं, जो मास बलात्कार करते हैं, ये सब इसीलिए बच जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस बिहेवियर और नेचर यही पकड़ में आ रहा है मुझे। और अगर ये चलता रहा अंबर 2 महीने और, तो मुझे लगता है कि 2026 के मई में हम एक बार फिर देखेंगे खेला हॉबे और ममता बनर्जी को शपथ लेते हुए एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में हमने देखा है कि रिपीटेडली जिस तरह से ममता बनर्जी जीत कर आती हैं और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेला होवे जैसा कि आपने कहा वो करती है और वो वापस आ भी जाती हैं, और बावजूद इसके कि इतना कुछ वेस्ट बंगाल में चल रहा है। वो बात अलग है कि बीजेपी हमने देखा है कि पिछले कई टर्म से बेहतर करती आई है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जो बदलाव की आवश्यकता वेस्ट बंगाल में नजर आती है उसको अभी उस पर खरी नहीं उतर पा रही है इस बार। जैसे कि आपने कहा, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, आई एम सॉरी कि मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके। सरकार आना ना आना, जनता किसको चूज करेगी ये जनता पर निर्भर करता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। जनता किसको वोट देगी और किसको जिता करके लेकर आएगी ये जनता पर निर्भर करता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितने क्राइम, जितने क्रिमिनल और जितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार के हाथों हुआ है और होता चला आ रहा है, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती तो मुझे लगता है कि 2-4 ही सांसद और 2-4 ही मंत्री तृणमूल कांग्रेस के बाहर रहते, बाकी सबके सब जेल में होते। सरकार तब बनती है जब आप सरकार बनाना चाहते हैं, जनता तब बच जाती है जब आप रियली जनता को बचाना चाहते हैं, जनता का हक तब मिलता है जब रियली आप जनता को हक दिलाना चाहते हैं, चोर तब पकड़ा जाता है जब आप रियली चोर को पकड़ना चाहते हैं, घुसपैठिया तब पकड़ा जाता है जब आप एग्जैक्टली घुसपैठिया को पकड़ना चाहते हैं।
ऊपर से दिखावा खत्म हो चुका। लोग समझ जाते हैं अब बहुत सारी चीजों को। लोग अब बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। लोग अब डिजिटल हो चुके हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने वीबीजी राम बोल करके मुद्रा योजना निकाली, राम जी बोल करके। ममता बनर्जी पिछले 3 साल से चिल्ला रही हैं कि 100 दिन का जो काम था वो उसका पेमेंट नहीं हुआ है और धीरे धीरे उसको खत्म किया जा रहा है। सिर्फ एक एंटर दबाने की देरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र कार्यालय से और एक एंटर दबा करके लाइव दिखाया जाए कि कितने करोड़ों का पेमेंट हुआ है पश्चिम बंगाल की सरकार को। जो 100 दिन का काम था उसको 125 दिन किया गया है। और ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसको पैसा नहीं मिला है। सबको पैसे मिले हैं। आपने अकाउंटेबिलिटी बंद की, ममता सरकार ने अकाउंटेबिलिटी बंद की, ममता सरकार ने डेटा देना बंद किया। तब जाकर के उस पैसे को रोका गया है कि आप पहले पिछले वर्ष का पूरा डेटा आप कंप्लीट कीजिए, तब हम आपको आगे पैसा फॉरवर्ड करेंगे। क्या इस चीज के लिए आप आधे घंटे का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र कार्यालय से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता नहीं सकते कि भगवान राम जी के नाम से आपने एक ऐप निकाला है जिससे सिर्फ एंटर दबाने से यह बात पता चल जाएगी कि पश्चिम बंगाल में कितने लोग डेली वेजेस पर 125 दिन पर काम कर रहे हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर तो मोदी की सरकार ने किया है, तो उसको बताइए ना, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत भोली भाली है, वो नहीं समझती है। वो सुबह में दही खाती है, रात में रसगुल्ला खाती है और सो जाती है। उनको चीख करके बताना पड़ता है कि देखो हमने वीबी राम जी को करके एक ऐप निकाला जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। किसान कितना ले रहा है, आवास योजना कितना लिया जा रहा है, डेली 100 दिन और 125 दिन पर लोग कितने काम कर रहे हैं। वो गॉड से बताइए कि कौन सरकार पश्चिम बंगाल में बैठी है जो चोरी कर रही है तुम्हारा पैसा, वो तुमको नहीं दे रही है, हम दे चुके हैं। तो इग्नोरेंस अब छोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं एक खुशखबरी अपने दुश्मनों को बता दूं कि मेरे सालगिरह वाले दिन 11 फरवरी से बिल्कुल नागिन की तरह बैठी रहूंगी मैं पश्चिम बंगाल में, और आऊंगी तभी जब वहां भगवा लहर जाएगा तब। भाई आपका आपका प्रदेश है और वहां पे आपका घर है, सब है, तो आप वहां पर चुनाव है तो बिल्कुल वहां पर होना बनता है। और जो आपने कसम खाई है कुछ लोग वो बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत खुश होते हैं और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री लगा है कि मैं नागिन हूँ। मुझे तो एना पांडे बनने का शौक था, चलो नागिन तो बनी। नागिन वैसे बहुत हिट है, एकता कपूर का सीरियल है नागिन, सीजन पे सीजन आए जा रहे हैं नागिन के, तो सुपर हिट हो गई। तो मतलब पूरी तैयारी है नाजिया आपकी भगवा लहराने की इस बार? एकदम। अभी 3 दिन का मेरा, मैं और बिजी रहूंगी अब 3 दिन, क्योंकि मुझे फिर से गुजरात जाना है, क्योंकि वहां पर मुझे वारंट इशू करवाना है। तो अभी 3 दिन मैं और व्यस्त हूँ। उसके बाद तो सारे रिपोर्ट लेकर के सारे चैनल्स पर मैं तो एकदम विद पेपर दिखा पेपर दे दूंगी सारे चैनल, ये लो इसको दिखाओ, इसको दिखाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आपने बात कही बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो उनकी सरकार और जो बंगाल के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, लोगों तक सही जानकारी, सही बात पहुँचाना। और ऐसे में ये बहुत कारगर साबित होगा चुनाव के समय में, ये सही जानकारी, और काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें काम करेंगी। आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं नाज़िया, और आगे और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अगले प्रोग्राम में हम फिर से हाजिर होंगे। आज आपका बहुत धन्यवाद नाज़िया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने वेस्ट बंगाल के हवाले से साझा की। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।